हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जनसंचार माध्यम यानी अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कोर बुक है 11th और +2 की जो कंबाइंड बुक है उसकी। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और हरियाणा एचपीएससी स्क्रीनिंग जो पीजीटी टीजीटी है उसके में ये प्रश्न आएंगे और ये हमारी है 3rd बुक। तो देखिए, इसमें जो एनसीईआरटी की जो बुक है ये पूरी पीडीएफ, ये मैंने कि पूरा लेसन है, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हमें ध्यान देना है। वैसे अगर आप ओरल रूप से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर वही करवाऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से जो है उचित है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पढ़े तो पूरा पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लेसन को पूरा पढूं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं वहाँ से करवाऊंगी। ठीक है, और आगे आपकी राय अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले वही वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और घंटी वाला निशान दबाते हैं तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आप तक उचित समय में सही समय पर जब भी डालूंगी आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही बिल्कुल फ्री मैं केवीएस और हरियाणा एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाऊंगी। सभी बुक व्याकरण और वितान है, आरओ है और अभिव्यक्ति और माध्यम है, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक अवश्य कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ, मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं। तो चले अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपसे यही परिभाषा पूछ ली जाए जो आपको सामने दिखाई दे रही है। देखिए, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। तो ये कही थी हमारे प्रभास जोशी, वरिष्ठ जो है पत्रकार थे। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। तो ये कोटेशन है, इसे भी जरूर याद करें। तो इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको सामने दिखाई होगा। देखिए, जो संचार है उसकी परिभाषा है, क्या महत्व है उसका, फिर स्रोत, एनकोडिंग और संदेश, माध्यम, प्राप्त करा, फीडबैक, शोर, और बाद में ये अंतर व्यक्ति की क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से देखिए, संचार के बिना जीवन संभव नहीं। आप सभी जानते हैं भाई, आजकल जो है संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी देर हमारा फोन इधर उधर हो जाता है तो हमें ऐसी बेचैनी सी हो जाती है, अभी कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि वो हमारा एक दूसरे हमारे लिए जैसे रोटी कपड़ा मकान पहले बोलते थे, उसी तरह जनसंचार भी हमारे लिए जरूरी होगा। और उसका जो मुख्य माध्यम है वो हमारा फोन है, और जो पत्रकारिता भी है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे, यहाँ मौखिक जनसंचार कई प्रकार के होते हैं। मौखिक होता है, अमौखिक होता है और सांकेतिक होता है, अंतव्यक्तिक होता है, अंतर्व्यक्तिक होता है। तो अंतव्यक्तिक यहाँ इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ। अंतव्यक्तिक ये होता है जैसे हम एक या दो से व्यक्तियों से आपस में बातचीत करते हो। अंतर्व्यक्ति दो से ज़्यादा के लिए जो बातचीत करते हैं या ऐसी इस प्रकार से। आगे अब मैं इसको विस्तार से बताऊंगी, अभी थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। अब संचार परिभाषा और महत्व। अब देखिए, संचार की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में दिया है। जरा सोचिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, जरा सोचिए, आपके बिना क्या आप बिना बात के रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय छोड़ दिया जाए तो हम आप अपना अधिकांश समय छोटी छोटी जरूरतों पूरा करने या अपनी भावनाओं को विचार प्रकट करने के लिए एक दूसरे के में या समूह में बातचीत करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता है भाई, हमें जो है जनसंचार के बिना नहीं रह सकते हैं। रोजमर्रा अपने परिवार से, समाज से ये करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और बहुत सारे काम भी हमें इधर उधर से पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके माध्यम क्या है? टेलीफोन है, इंटरनेट है, फैक्स है। देखिए भाई, ये फैक्स है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना,
इनको भी आप ये कौन सा क्या शब्द आ गया, अगले पेपर में पूछ लिया जाए। फिर फैक्स क्या है, ये जनसंचार के माध्यम है। टेलीफोन है, इंटरनेट है, फैक्स है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है। तो सिनेमा भी हमारे जनसंचार का माध्यम है। अब आपसे ऑप्शन दे दिया जाए कि हमारे जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो उसमें क्या है कि सिनेमा दे दिया जाए, तो आपको ये लगेगा सिनेमा को जनसंचार, इसमें तो हम सिर्फ फिल्में देखते हैं, लेकिन वो भी हमारा जनसंचार का माध्यम है। क्योंकि जो हमारे से अच्छी बुरी बातें जो आती है फिल्मों में, अच्छी सीख भी आती है, जो क्रिमिनल क्राइम ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी हमें दिखाई, वो भी हमें अच्छी बुरी और सभी तरह की समाज में सीख दी जाती है, कैसे अच्छे लोग बनते। उसमें लास्ट में हर फिल्म में ज़्यादातर आपने देखते हैं, शुरू में जो फिल्म होती है ज़्यादातर जो है हमारी बुराइयों के खिलाफ बुराई दिखाई जाती है, फिर अंत में सच्चाई पर और बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई दी जाती है। इस प्रकार से अब देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो तो हम जनसंचार के माध्यम से पता कुछ ही मिनटों में चल जाता है। जैसे शायद देखिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकवादी हमले की पूरी दुनिया ने आंखों के सामने घटना देखी थी। ये देखा आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर आतंकवादी जो हमला हुआ था वो हमने अपने आंखों देखा भी घटित हुआ था। वो टेलीविजन में सीधा प्रसारण उसका किया गया था। तो ये बाकी ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसलिए अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वही करवाऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये पूछ लिया जाएगा जनसंचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना या एक दूसरे के स्थान तक पहुंचाना। अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो संचार शब्द है उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, जो है चर धातु से हुई है, चर धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, अब जो है टेलीविजन रेडियो, ये मशहूर जो जनसंचार शास्त्री विल्बर श्रम के अनुसार संचार अनुभव की साझेदारी, ये भी आ सकती है भैया। जो ये परिभाषा दी गई है किसने दी थी, मशहूर जो संचार शास्त्री थे विल्बर श्रम के अनुसार संचार जो अनुभव की साझेदारी है। अब ये देखिए अनुभव संचार अनुभव की साझेदारी ये किसने दी है, तो एक ऑप्शन पाएगा विल्बर श्रम ने दी है, अम्बेडकर ने दी है, या किसी का नाम ने दी है, प्लेटो ने दी। इस प्रकार के जो ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो आप सही निशान लगा देंगे कि जो मशहूर जनसंचार विल्बर शास्त्री थे, जो विल्बर श्रम थे, उनके अनुसार संचार अनुभव की साझेदारी है। तो ये आप देखिए, इनको आप याद रखिए। फिर आएगा जो हमने संचार के जो है तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए संचार के जो है संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत संचारक से होती है। जब स्रोत संचारक एक के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, उस संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब संचार के अब देखिए यहाँ पर जो ये फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। अब देखिए आ जाए कूटीकृत क्या है, एनकोडिंग क्या है। तो जो है ये अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करती रहती है। इसके बाद संचार अगला संदेश पहुँचाना है। फिर आगे देखिए इसमें जो है ये आप खुद पढ़ लीजिए। इसमें अब ये आ जाएगा शोर जो है ये यहाँ से पढ़ेंगे हम। लेकिन वास्तव में जनसंचार प्रयत्न निश्चित रूप से नहीं चलती, कई बाधाएं भी आती हैं भाई। जो हम जनसंचार करते जैसे संचार करते हैं तो ये नहीं कि सीधा हमने वहाँ पहुँचा दिया, उसमें कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर या नाइज कहते हैं। अब देखिए ये आपसे पूछ लिया जाए कि नाइज किसे कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जो शोर का दूसरा नाम ही नाइज है। तो संचार की प्रक्रिया में जो है शोर या नाइज बाधा पहुंचाते हैं। ये मानसिक से लेकर तकनीकी भौतिकी शोर तक हो सकता है। ठीक है, शोर कारण
शोर के कारण संदेश मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता और संचार के लिए शोर को हटाना कम करना जरूरी होता है। शोर कितने प्रकार के हैं तो ये देखिए, स्रोत संदेश माध्यम प्राप्त अब ये प्राप्त करता है और ये स्रोत संचारक है। इसके बीच में देखिए ये संदेश है, ये माध्यम है और फिर ये फीडबैक है। तो यहाँ तक हमें पहुँचा ये स्रोत है और हमें यहाँ पहुँचाना है, लेकिन उसके बीच में हमारी बहुत सी बाधाएं आती हैं, बीच में शोर आ जाता है और फिर संदेश वहाँ पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। फिर है संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। अब यहाँ देखिए भाई, संचार के एक होता है सांकेतिक, एक होता है मौखिक या अमौखिक। तो देखिए सांकेतिक होता है, जाहिर है कि ये इशारा भी एक संचार है। मान लीजिए जैसे कभी आपने अपने मित्र को इशारे से बुलाया है, इशारे से जैसे इधर आ, मान लिया आंखों से या हाथों के इशारों से, तो वो एक सांकेतिक संचार होगा, मतलब उनके हमने इसा संकेत दिया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक जाम हो जाता है तो ट्रैफिक में रुकने का भी जो रेड लाइट, तो वो भी एक सांकेतिक है भाई, रेड लाइट चलेगी तो ट्रैफिक रोकना पड़ेगा और फिर जो ग्रीन दबेगी तो फिर वही चलेगा ट्रैफिक, इस तरह से। और कई बार आप चौराहे पे आपने पुलिस वाले को देखा होगा, वो ऊपर उंगली उठा के भाई रोकना है चलना है, तो वो भी आपने व्हीकल चलाते हुए या उसमें बैठे हुए ध्यान दिया होगा, तो वो एक सांकेतिक संचार है। फिर मौखिक संचार जिसमें हम बातचीत के द्वारा जैसे आपस में बातचीत करते हैं, जैसे फोन पे करते हैं, तो मौखिक संचार हो रहा है। और अमौखिक या लिखित यानी पत्र पात्र के माध्यम से हम उसे अमौखिक संचार कहते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ ऐसे प्रश्न बनेगा संचार के बिंदु पे एक तरह से एक और देख सकते हैं, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, यह भी एक संचार है। संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, इस संचार सबसे बुनियादी रूप है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हम अकेले में बातचीत करते हैं तो वो भी संचार हो रहा है, जैसे अपने आप खुद ही संचारक है, खुद भी बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर। जैसे कोई मान लो आपका अभी हाल फिलहाल आपका पेपर आया, कैसे तैयारी करूं, कौन सा सब्जेक्ट कब पढूं, कितना सिलेबस करना है, कितने दिन में ये करना है, तो ये भी एक तरह से आपस में आप जो है संचार कर रहे हैं। तो इसे अंतर्व्यक्ति की इसे अंतर्व्यक्ति, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसे अंतर्व्यक्ति या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। जैसे आप अपने आप से बातें करते हो ना, तो उसे अंतर्व्यक्ति यानी अंदर से अंतर्व्यक्ति या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। देखिए भी थोड़ा गला खराब है, अभी सर्दी का मौसम चला हुआ, आप सभी गले की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जैसे को जुकाम खांसी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आवाज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो समझ में नहीं आए तो उसका मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। और जब हम पूजा इबादत या प्रार्थना करने में व्यक्ति में ध्यान देते हैं तो वह भी अंतर्व्यक्तिक संचार का उदाहरण है। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए भाई यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैसे पूजा इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान देते हैं तो कौन सा वो संचार है, अंतर्व्यक्तिक है, अंतर्व्यक्ति है या कौन सा है, तो अंतर्व्यक्तिक है। ठीक है, अंतर्व्यक्ति यानी मन मन में हम जैसे ध्यान मग्न करते हैं तो वो भी मन मन में बातें करते हैं भगवान से, जैसे कुछ मांग रहे होते हैं या कुछ थैंक यू बोल रहे होते हैं या भविष्य के लिए कुछ, तो वो भी एक अंतर्व्यक्तिक है, जैसे आपस में गुनगुनाना है, मन मनाना। फिर देखिए यहाँ देखिए, लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने, उसे अंतर्व्यक्तिक संचार या इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो ये देखिए अंतर्व्यक्ति और अंतर्व्यक्ति का फर्क जान लीजिए। अंतर्व्यक्ति क्या होता है कि जब देखिए आपको इंटरेस्ट लेकर इसे पढ़ना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा कि बोरिंग, देखिए भाई जो आपका एग्जाम है तो उसी से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब जब ध्यान लगाओगे तो अपने आप आपको इंटरेस्ट या अपनी रुचि जागृत तो होने लगेगी। मैं कोशिश करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर भी बनाकर करवाऊँ, लेकिन अब ये जो लेसन है ये एक बार मैं बता देती हूँ कि इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। और ये आपका अध्याय है NCERT 11th की जो है कोर बुक है, इसमें
अव्यक्ति और माध्यम, वहाँ से हमें कर रहे हैं जो पहला आपका लेसन है। तो अंतर व्यक्ति देखिए, यहाँ अंतर व्यक्ति और यहाँ अंत्य व्यक्ति, यहाँ आपस में बातचीत हो रही है, ये सिर्फ एक आपस में बातचीत हो रही है, तो वो अंत्य व्यक्ति का, यानी खुद से जो है संचारकर्ता खुद से ही बातें कर, और ये अंतर व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये आपस में बात कर रहे हैं दोनों, तो ये अंतर व्यक्ति है, और ये अकेला आपस में बात कर रहा है, ये अंत्य व्यक्ति है। इसका फर्क आप जान लीजिए। फिर तीसरा संचार जो समूह में संचार, समूह में एक या इसमें क्या है, दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे जो समूह में संचार करें। जैसे गांव में पंचायत होती है तो आपस में बहस हो रही होती है, तो वो इससे ज़्यादा जो है, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा में संचार होता है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जैसे हमने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, इस तरह से जो आप आजकल जो है इसके बहुत ज़्यादा जो ट्रेड चला हुआ है, तो मास जिसका हिंदी में जनसंचार है और इंग्लिश में इसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जनसंचार की विशेषताएं, तो हमने अंतर व्यक्ति का फर्क जान लिया। इसके बाद जो है जैसे रेडियो है, समाचार पत्र है, और बहुत सारे हैं, पत्र पत्रिका है। फिर इसके कार्य, अब देखिए संचार के कार्य, ये जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जनसंचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से किताबें मांगने के लिए। फिर नियंत्रण, संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को अभी थोड़ा जूम कर लेती हूँ अच्छी प्रकार से दिख जाए। संचार के लिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, यानी हमें एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को नियंत्रण करता है। सूचना देना, देखिए ये कार्य आ जाएंगे। जैसे संचार के कौन से कार्य है, नियंत्रण करना, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रण करता है। और भी क्योंकि पूरी क्लास में कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं और कुछ ऐसे जो पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने सबको साथ लेके चलना होता है। सूचना देना, कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए हमें जनसंचार आवश्यक है। अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने एक खास तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। तो फिर सामाजिक संपर्क, समाज में संपर्क बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया। फिर छठा, संचार का प्रयोग सर हम अपनी किसी चिंता को दूर करने के लिए। समस्या, देखिए अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि संचार को जैसे नियंत्रण, कि संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने के लिए। दूसरा नियंत्रण करने के लिए। तीसरा जो है सूचना देने के लिए। चौथा व्यक्तिगत करने के लिए। फिर है सामाजिक संपर्क करने के लिए। फिर है छठा, ये है संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या अपनी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। फिर है संचार का प्रयोग हमें अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए करते हैं। फिर आठवां है, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी भूमिका पूरा करने के लिए, क्योंकि ये परिस्थिति की मांग होती है जब आप एक विद्यार्थी के रूप में या डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका अनुसार संचार करते हैं। फिर है संचार के कार्य। देखिए भाई, संचार के जो कार्य है, सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, फिर एजेंडा तैयार करना है, फिर निगरानी करना है, ये है निगरानी करना, विचार विमर्श करना। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे। देखिए सूचना देना, संचार के माध्यम का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हम उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यम के जरिए पूरा होता है। भाई ये बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं कि जैसे सूचना देना, एक खबर को दूसरी जगह पहुंचाना, ये सबसे बड़ा आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़रूरी हो गया है एक सूचना को दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे हाल फिलहाल आप ले लगा लो कि आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, तो यूट्यूब भी एक तरह से आपको क्या, कुछ बच्चों सब तो भाई अपनी साइट खोल के देखते नहीं है, भी आ गई है, जैसे विज्ञप्ति आ गई है, वैकेंसी आ गई है, तो ये भी एक जनसंचार का माध्यम ही है यूट्यूब भी। तो उसी के माध्यम से शिक्षित करना, तो भाई शिक्षित करने के लिए, जैसे पहले क्या होता था जनसंचार के लोकतंत्र में
शिक्षित करने के लिए पहले सिर्फ हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, लेकिन आजकल जो है शिक्षित करने के लिए हमारे पत्र पत्रिका हैं, और क्या है, हमारा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, वहाँ से भी हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए, संचार माध्यम सूचनाओं के लिए हम जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जन संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है, या शिक्षित करने से आज से उन्हें दुनिया में हाल परिचित को सजग करना है। मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागना और बुराइयों के प्रति सजग रहना, और क्या बुराई है क्या अच्छा ये भी जानने के लिए जो है शिक्षित करना जरूरी है। मनोरंजन भी होता है भाई, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, किताबों के माध्यम से एजेंडा तैयार करना। जनसंचार माध्यम सूचना विचारों के लिए किसी सामाजिक एजेंडा भी तैयार करते हैं। समाचार पत्र चैनल खास मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, और क्या कहे इसमें भी निगरानी करना। किसी लोकतंत्र समाज में जनसंचार माध्यमों में एक प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर कोई सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो उसमें, या किसी अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों के लिए सामने की जनसंचार माध्यम बिल्कुल सही बात है। निगरानी, मान लीजिए आजकल बेरोजगारी का कोई मुद्दा है, और उसमें क्या है कि जनसंचार निगरानी, जैसे पत्र जैसे हमारे पत्रकार हैं, और वैसे तो आजकल ऐसे पत्रकार होने से बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पत्रकार है, मीडिया है भाई, वो निगरानी रखती है सरकार पे भाई, कहीं बेरोजगारों के जो अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, या फिर जो शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है सरकार। तो ये निगरानी क्या है, इसके पत्रकारिता और जनसंचारों का कार्य है। विचार विमर्श करना, ये तो भाई विचार विमर्श के मंच जनसंचार माध्यम कार्य भी है कि लोकतंत्र में विभिन्न माध्यमों के व्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए भिन्न विचारों लोगों के पहुंचाते हैं, और इसमें संपादक की पृष्ठ है, किसी घटना मुद्दे पर लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। जो लेखक है, संपादक है, वो अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं और जनसंचार के माध्यम से लोगों तक विचार विमर्श करते हैं। फिर भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा भाई, यहाँ से देखना जो भारत में है जैसे आधुनिक मौजूद बहुत सारे मौजूद, लेकिन जो है हमारे देश में जनसंचार का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ बीज पौराणिक भी, ये यहाँ से देखिए पौराणिक मिथ के पात्रों खोजे हुए देवर्षि नारद को पहला समाचार, हाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि नारद को पहला समाचार वाचक किसे माना गया है। तो देवर्षि जो नारद है उसे भारत का पहला समाचार वाचक माना गया है। अभी अब अपने आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का पहले समाचार वाचक है कौन है, तो नारद है, फिर धृतराष्ट्र है, गांधारी, कुछ भी ऑप्शन पूछ लिया जाए तो ये आपका आंसर होएगा कि देव जो है, जो ये देव श्री नारद है वो है पहला समाचार वाचक है। जो वीणा की मधुर झनकार से, अब ये भी हो सकता है कि उसे पूछ लिया कि वीणा से, ढोलक से, इस तरह के ऑप्शन भी आ जाएंगे, लेकिन वीणा की मधुर झन के साथ धरती और देवलोक के बीच में वह संवाद, कभी धरती पे के संवाद देवलोक पहुंचाते थे और देवलोक की धरती में पहुंचाते थे, ये उनका काम होता था भाई। और वीणा वो बजाते रहते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी युद्ध की जल दिखाने, उसका विवरण सुनाने के लिए संजय, हाँ ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाभारत का जो है युद्ध हो रहा था, जो धृतराष्ट्र तो जन्मजात अंधे थे ही, लेकिन गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी थी अपनी, जो है जो अपनी पत्नी पतिव्रता के धर्म निभाते हुए। तो जो संजय था वो उनको ये खबर सुना रहता था महाभारत की, जो अभी क्या चल रहा है, तो वो भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो भाई ये जो हमने पढ़ा इसमें क्या क्या, फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं, तो ये भी जरूरी है। यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न बनेगा वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट है, तो यहाँ देखिए भाई, हाँ आगे ये हमारा हाँ ये देखिए भाई,
आज़ादी के आंदोलन के में भारतीय पत्रकारों जो पत्र पत्रिका उनकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका रही है। आप उसे भी जानते हैं, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय नेताओं ने जागरूकता के लिए पत्रकार बहुत चलाए थे और उन्होंने पत्र जो है छपवाए भी थे। आज़ादी आंदोलन पत्र महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये है बाबू विष्णु पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, इन सभी ने, अब जैसे बाल मुकुंद गुप्त और सरस्वती पत्रिका, हंस, करमवीर और आज प्रताप, ये सारे पत्र पत्रिकाएं किस किस के हैं? जैसे हंस था, हंस किसका था? प्रेमचंद्र का था। सरस्वती किस? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और फिर प्रदीप किसका था? बालकृष्ण भट्ट का था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और प्रताप किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का था। तो इन पत्र पत्रिका में किसका कौन सा पत्र था ये भी आप याद रखें। आज़ादी के बाद के जो पत्रक हैं वो नवभारत टाइम्स, आजकल भी आते हैं, जनसत्ता, नई दुनिया है, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है। तो ये सब है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी महत्वपूर्ण कहूँगी, बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है। रेडियो का आविष्कार, देखिए रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। पत्र पत्रिका के बाद जिस माध्यम से दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। रेडियो 1895 में ये पूछ लिया जाएगा रेडियो कब आया था, तो 1895 इटली के जी मार्कोनी थे, इटली का जी मार्कोनी था, उन्होंने 1895, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा रेडियो का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया, किसने किया, कब किया? तो कब? तो 1895 में। ठीक है, कहाँ किया गया? इटली में किया गया। किसने किया? जी मार्कोनी ने किया। तो उन्होंने इसमें रेडियो का सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग में, तो जो है पिट्सबर्ग में जो अमेरिकी रेडियो में जो पहले आई थी तो ये खबर सुनाई गई थी। और भारत में जो रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? भारत में सन 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहले रेडियो का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ? तो भारत में सन 1921 मुंबई में हुआ। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से, किसके सहयोग से? डाक तार के सहयोग से, और पहला संगीत कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1936 में विधिवत फिर ये आया है 1936 में तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। अब देखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? भारत में कब आया रेडियो? 1921 में आया। और ऑल इंडिया रेडियो कब हुआ? 1936 में हुआ। और जो है विश्व में कब आया? पूरे भारत उसमें दुनिया में 1895 में जी मार्कोनी और जो है इटली में हुआ। तो ये प्रश्न भी याद रखें। आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। अब ये क्वेश्चन बन सकता है आज़ादी के समय भारत में कुल कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे? तो 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, जिसमें लखनऊ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता को, मद्रास, तिरुपति, ढाका, लाहौर, पेशावर, और 3 जो रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। अभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में आज़ादी से पहले कितने रेडियो स्टेशन, कितने 9 खुल चुके थे। 9 के नाम भी याद रख लेना है, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, मद्रास है और ये ढाका। और फिर ये भी पूछ लिया जाए कि भाई 9 खुल गए थे, ये नाम है। और उसमें से क्या है कि जो पाकिस्तान के हिस्से में कितने चले गए? तो पाकिस्तान के हिस्से में 3 रेडियो स्टेशन चले गए थे। आज़ादी के बाद रेडियो बेहद ताकतवर रूप से विकसित हुआ। तो इसमें कोई बताने। आज आकाशवाणी देश की 24, अब ये पूछ लिया जाए आज आकाशवाणी जो देश की कितनी भाषाओं में? तो 24 भाषाओं में और 146 बोली। आज के दिन है 24 भाषाओं में भाई समाचार जो आकाशवाणी दिए जा रहे हैं, और 146 बोलियां हैं, 24 भाषाएं हैं। देश का 96% आबादी तक इसे पहुंच गया। अब ये क्वेश्चन बन जाए देश में कितने प्रतिशत आबादी तक ये पहुंच चुका है? तो 96% आबादी तक ये पहुंच चुका है। ये भी आप लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये तो बहुत आता है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ?
अब आते हैं टेलीविज़न के बारे में जान लेते हैं। टेलीविज़न भी बहुत लोकप्रिय है। अब यहाँ से देखिए, टेलीविज़न जो है 1927 पश्चिमी देशों में रेडियो विकास टेलीविज़न पर बहुत प्रयोग हुए। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। और जैसे बेल ने 1927 में जो है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में टेलीविज़न के जो कार्यक्रम हुआ। 1936 तक बीबीसी ने 1936 में बीबीसी ने भी रेडियो टेलीविज़न की माफ़ कीजिए टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कर दी थी। अब ये क्वेश्चन बहुत बन सकता है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959, और जिसका मकसद था टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, भारत में कब आया टेलीविज़न? वैसे 1927 में आया, भारत में कब आया? 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, और फिर इसको दूरदर्शन 1 अप्रैल 1976 को 1 अप्रैल 1900 अलग कर दिया गया और दूरदर्शन नाम दिया गया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है अभी जो है दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो 1 अप्रैल 1976 को इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया था। और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। इसकी रजत जयंती कब मनाई गई? 1984 में मनाई गई। और इसका नाम दूरदर्शन कब रखा गया? 1 अप्रैल 1976 को। भारत में जो है रेडियो कब आया? 15 सितंबर 1959 को। और इसका जो है फिर है इस स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन की ताकत का एहसास था, वह देश भर में बिछाना चाहती थी। और देखिए अब ये आ जाता है प्रश्न कि भाई कौन था ऐसे जो पूरे भारत में दूरदर्शन की ताकत का एहसास कराना चाहते थे, या जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ऐसी थी जो पूरे भारत में रेडियो को फैलाना चाहती थी। अब समिति के मुताबिक जनसंचार के दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। भाई समाज में परिवर्तन ला दे, ऐसा होना चाहिए। दूरदर्शन राष्ट्रीय एकता है, वैज्ञानिक चेतना, परिवार कल्याण, प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास। तो ये चीजें भाई जो अच्छी अच्छी बातें हैं इसको वो उसके लिए टेलीविजन ये है जनसंचार माध्यम जरूरी है। तो ये भी आप इसको जान लीजिए। लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। देखिए भाई बहुत कोशिश की, लेकिन जो है असली विस्तार तो जब हुआ जब निजी चैनल बन गए, निजी जो सरकारी के नहीं निजी व्यक्तियों के थे। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के अनुबंध हुआ। अब जी टीवी 1993, ये जी टीवी 1993 वाली बात तो मुझे नहीं लगता ये आने वाली है। लेकिन भाई क्या टेलीविजन की कब आविष्कार हुआ, इसका रेडियो का कब हुआ, ये सिनेमा का आविष्कार, ये आ सकता है भाई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सिनेमा का आविष्कार श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। अब ये आ जाएगी कि सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन देंगे अगर थॉमस अल्वा एडिसन को सिनेमा का आविष्कार का जो है श्रेय जाता है। ये 1883 में मेनिस्टोप खोज के साथ जुड़ा हुआ है, 1883 में। फिर 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म, अब ये पूछ लिया जाए पहली फिल्म कब बनी थी, कब कहाँ आई थी, तो 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। द अराइवल ऑफ ट्रेन ये फ्रांस में बनी थी। और कहाँ बनी थी? फ्रांस में बनी थी। फिल्म का नाम क्या था? द अराइवल ऑफ ट्रेन। और 1894 में तो ये फिल्म आई थी। ठीक है, भारत में पहली मूक फिल्म क्या थी? अब भारत की पूछ ली जाएगी तो इसको दादा साहब फाल्के को जाता है। अब देखिए आजकल अवार्ड दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों में। ये फिल्म भी अब भारत में पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, 1913 में। फिर बनी इसके साथ ही 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? 1931 में बनी आलम आरा। ठीक है, ये पहली। दूसरी बनी आलम आरा और 1931 में पहली बोलती फिल्म। वैसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र सी, 1913 में।
तो भाई ये हमने आज तक पढ़ा, ये फिल्मों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमारा कौन सा बचता है, कितना बड़ा भाई, ऐसे काफ़ी थोड़ा बड़ा, लेकिन इतने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम इसको यहीं से ख़त्म करते हैं। हमने रेडियो पढ़ लिया, हमने टेलीविज़न पढ़ लिया, ठीक है, रेडियो पढ़ा हमने, टेलीविज़न पढ़ा, और पहली फिल्म कौन सी थी तो ये हमने पढ़ा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही करते रहेंगे। और चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और इसे हम पूरा टॉपिक जो सिलेबस है बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अब से लिखा करो, ये मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि आपकी वीडियो कैसी लगी, किन सुधार की आवश्यकता है। हम क्वेश्चन आंसर भी इसके करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।